नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे YouTube मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। आप सब ने एक कहावत सुनी होगी, जब नाश मनुज पर छाता है तो विवेक उसका मर जाता है। जी हाँ, आज मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो सत्ताधीश हैं, जो सत्ता पर काबिज हैं, उन लोगों का विवेक पूरी तरीके से मर गया है। लगातार सत्ता मिलने से वो विवेक शून्य हो गए हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे उनका नाश निश्चित है। आज मैं आपको ऐसी दो घटनाएं बताऊंगा, एक उत्तर प्रदेश की और एक हरियाणा की, जिसमें सत्ता का नशा सत्ताधीशों पर सर चढ़कर बोला और उन्होंने ऐसी गिरी हुई हरकत करी जो मेरे ख्याल से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज से पहले हमने तो नहीं सुनी थी। आपने सुनी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सिरसा के अंदर कोई प्रोग्राम था और वहाँ पर जींद के डीएसपी जितेंद्र राणा की ड्यूटी थी उनकी सुरक्षा में। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जिसका नाम है मनीष सिंगला, वो वहाँ पर उस कार्यक्रम में आता है। तो जो डीएसपी साहब थे जितेंद्र राणा, वो उसको नहीं पहचानते हैं, तो वो उनको अंदर एंट्री नहीं करने देते हैं। ये उनकी ड्यूटी भी थी, आखिर वो मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी हैं। उनकी ये ड्यूटी है कि अगर वो किसी मनुष्य को नहीं जानते, उनको ऐसा लगता है कि आदमी संदिग्ध है, तो उसको अंदर ना जाने दें। क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसा हो चुका है, एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक सिटिंग प्रधानमंत्री और एक सिटिंग मुख्यमंत्री की पद पर रहते हुए हत्या हो चुकी है। मैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और बेअंत सिंह की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई गलत आदमी गलत पहचान दिखा के और सुरक्षा में सेंध लगाने आया हो, तो उसमें क्या गलत था। उसके बाद में वो जो नेता था जिसका नाम मनीष सिंगला है, उसकी ईगो पर चोट लगी। उसने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से करी, क्योंकि वो भले ही कोई छोटा मोटा नेता हो, लेकिन उसके पिताजी उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल हैं जिनका नाम है गणेशी लाल। और उनके पिताजी ने भी नायब सिंह सैनी को फ़ोन किया कि मेरे बेटे का अपमान कैसे कर दिया एक अधिकारी ने। फिर नायब सिंह सैनी का दबाव आया डीएसपी साहब पे, तो डीएसपी साहब से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मंगवाई गई। उसका बकायदा वीडियो शूट किया गया और वीडियो को वायरल किया गया। और डीएसपी साहब वर्दी में बैठ के अपने कंधे पे लगे सितारों की भी उन्होंने कदर नहीं करी। उस छुटवैये नेता से माफ़ी मांगी और छुटवैये नेता ने भी उसको माफ़ कर दिया। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल ये आया, क्या पुलिस का कोई सिपाही, ये तो डीएसपी है, किसी गरीब रिक्शे वाले को बिना बात पीट दे तो उससे भी माफ़ी मांगता? ये सत्ता की हनक चीज़ ही ऐसी होती है भाई। और जब सत्ता लगातार आपको मिल जाए, हरियाणा में 3 बार, केंद्र में 3 बार, यूपी में 2 बार, तो दिमाग आदमी का खराब हो ही जाता है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि चलो, उस छुटवैये नेता की ईगो हर्ट हुई, उसने माफ़ी भी मंगवाई, लेकिन ये माफ़ी बंद कमरे में भी मंगवाई जा सकती थी। पहली बात तो माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही नहीं होता है। वो डीएसपी अपनी ड्यूटी कर रहा था, अपनी ड्यूटी करते उसने जो कुछ किया वो कानून के हिसाब से किया। लेकिन राजनीतिक दबाव में आके चलो उसने माफ़ी भी मांगी, तो बंद कमरे में मांगी जा सकती है। उसका वीडियो बनाकर वीडियो को रिलीज़ करने का मतलब यह है कि सारी दुनिया को अपनी हनक दिखानी थी कि देखो, हम एक बड़े अधिकारी से भी माफ़ी मंगवा सकते हैं, आखिर हम सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं। अब जो माँ बाप अपने बच्चों को अपना पेट काट के महंगी महंगी कोचिंग दिलवा के बड़ा अफसर बनाने के सपने देखते हैं, उनको भी एक बार सोचना चाहिए कि हमारा बेटा अफसर बन जाएगा, फिर भी किसी छुटवैये के सामने उसको एड़ी रगड़नी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, भले ही वो छुटवैया 10 क्लास पढ़ाना हो लेकिन नेता हो। ये तो ये एक बात। अब आते हैं एक और बात यूपी की। यूपी के अंदर अभी आपने देखा, 2 दिन पहले राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ। हमला होने के बाद में पुलिस ने एक्शन क्या लिया, प्रशासन ने एक्शन क्या लिया, वहाँ के थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। लेकिन जिन लोगों को पकड़ा था उनको थाने से ही जमानत मिल गई, मामूली धाराएं लगाई गई।
और वो छूट गए। उसके बाद में क्या होता है कि एक दर्जा प्राप्त मंत्री जिसका नाम है रघुराज सिंह, जो मुख्यमंत्री की जाति के हैं और हमला करने वाले भी मुख्यमंत्री की जाति के थे, वो एक बयान देते हैं। वो क्या बयान देते हैं? वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ इसके साथ, ये जो राज्यसभा सांसद है रामजी लाल सुमन, अगर ये ठाकुरों से पंगा लेगा तो इसके साथ रोज़ ऐसा होगा। इसके अलावा वो और आगे बढ़ के कहते हैं, हम ठाकुर हैं, एक ठाकुर 10 वोट डलवाने की हिम्मत रखता है। अगर हमारे गांव में 10 ठाकुर रहते तो वो 100 वोट डलवा सकते हैं, और जो हमारे को गलत बोलेगा वो मुगलों की नाजायज़ औलाद है। और उन लड़कों ने बहुत अच्छा किया, यानी जो कानून के अपराधी हैं, जिन्होंने कानून तोड़ा, जिन्होंने सांसद के काफिले पर हमला किया, सांसद की गाड़ियां आपस में टकराई, इस दुर्घटना में सांसद की जान भी जा सकती थी, उनको एक संवैधानिक पद पे बैठा मंत्री कह रहा उन लड़कों ने बहुत अच्छा किया, और खुलेआम जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, अपनी जाति को बता रहा है और अपनी जाति का महिमा मंडन कर रहा है कि हम एक आदमी 10 वोट डलवा सकते हैं, यानी दबंगई से। तो ये तो हुई एक बात। लेकिन जब मंत्री शपथ लेता है तो क्या शपथ लेता है कि मैं बिना किसी भेदभाव के मंत्री पद की शपथ ले रहा हूँ। एक बार आदमी मंत्री बन जाए तो एक जाति का मंत्री नहीं होता है, वो सभी जातियों का, पूरे प्रदेश का मंत्री होता है। लेकिन सबको पता है सभी मंत्री मुख्यमंत्री अपनी जाति का फेवर लेते हैं, लेकिन फेवर तो लेते हैं, ऐसे खुलेआम बयान नहीं देता कोई भी। अपनी जाति के पक्ष में, अपराधियों के पक्ष में ऐसे खुल के कोई भी बयान नहीं देता, लेकिन उसने दिया क्योंकि सत्ता का अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। अब एक और बात आपको बताता हूँ। इस हमले के बाद में एक करनी सेना का सेनापति है ओकेंद्र राणा, उसने एक फेसबुक लाइव किया, और फेसबुक लाइव में आके उसने क्या बोला कि हम इस हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। यानी जैसे हमले की जिम्मेदारी वो लेते हैं ना, लश्कर तोयबा हो गया या कोई और आतंकवादी संगठन, उसकी तर्ज पे उसने आके कहा कि हम हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। और साथ में ये भी कहा कि हमें दुख इस बात का कि वो बच गया, यानी मरा नहीं, बच गया, और आगे भी ऐसे हमले जारी रहेंगे। और प्रशासन उसको ना बचाए, प्रशासन उसको बचा रहा है। प्रशासन किसको बचा रहा है तो सबको पता है। प्रशासन तो उनको बचा रहा है जो हमला कर रहे हैं, उस पर तो हमले करने की छूट दे रखी है, लगातार हमले पे हमले हो रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि प्रशासन उसको बचा रहा है। फिर और आगे बढ़ाओ, उसने अखिलेश यादव के बारे में कहा कि जब तक मैं यूपी में रहूँगा 2027 तक अखिलेश यादव को वापस दूधिया बनाऊँगा, इससे दूध बिकवाऊँगा। हमने नहीं सुना अखिलेश यादव ने कभी दूध बेचा, और अगर बेचा भी हो, उसका कहने का मतलब ये था कि यादव दूध बेचते हैं। तो दूध बेचना कौन सा क्राइम है? कोई ऐसी बात है क्या जिस पे शर्मिंदा होना पड़े? दूध पी के तो इस देश में बड़े बड़े पहलवान हुए हैं, हिंद केसरी हुए हैं, भारत केसरी हुए हैं। दूध तो बहुत अच्छी चीज़ है। पशुपालन भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। गाय माता को अगर कोई पालता है तो वो तो सनातन की सेवा कर रहा है। तो दूध बेचना कहाँ से क्राइम हो गया? और ये कौन सी भाषा उसने बोली? कोई कच्ची दारू निकाल के थोड़ी बेच रहा है वो। अगर कोई दूध बेच रहा है, पशु पाल रहा है, तो क्राइम थोड़ी कर रहा है। इस बात को सभी पशुपालक समाज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक जनता गांव में रहती है और पशु पालती है। तो ये जो सामंतवादी बयान है कि दूध बिकवा दूंगा, इसका मतलब सभी पशुपालकों को, चाहे वो जाट हों, गुज्जर हों, यादव हों, मीणा हों, भील हों, कुर्मी हों, कोयरी हों, लोधी हों, या दक्षिण भारत की कोई जातियां हों, जो पशु पालते हैं उनको वो आदमी सेकंड क्लास सिटीजन मान रहा है, छोटे आदमी। तो ये हुई सामंतवादी मानसिकता। तो भाइयों, ये मैंने आज आपको 2 बातें बताई। सत्ता का दंभ, सत्ता का चरित्र, आदमी आदमी में भेद करना, अपनी जात का पक्ष लेना, सत्ता का गुरूर दिखा के एक अधिकारी से माफ़ी मंगवाना, ये सब विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बातें हैं, जिसका परिणाम इनको चुनाव में मिलेगा।
इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।